औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन एंड सेव एट होम। उम्मीद है मुझे आप लोग अपने अपने घरों में सेहतयाब होंगे और ईमान की हालत में होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज जो है उम्मीद है ये भी मुझे साथ साथ के होप्स हो कि आप लोग जितने भी आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट्स, आप इजीली उनको जो है समझ रहे होंगे और उनसे आप लोग उनको समझ के उनको सुन के आपको जो असेसमेंट शीट्स दी जा रही हैं उनको भी अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हमारे पास लेक्चर नंबर 20 है। लेक्चर नंबर 20 हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम देखेंगे क्या हमने पढ़ना है। तो हमारा टॉपिक है रीडिंग, ठीक है। बुक पेज नंबर 60, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नेम जो है वो है इक्वल फुटिंग। आज जो है हम बुक पेज नंबर उसकी जो है 60 पे जितना भी पैराग्राफ्स आ रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे, रीडिंग करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे और जो नेक्स्ट हाफ जो रह जाएगी रीडिंग वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में 21 जो लेक्चर होगा उसमें हम अपनी जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। रिमेनिंग पैराग्राफ्स हम उसमें अपने रीडिंग कंप्लीट करेंगे। तो आज रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जो है इसका चैप्टर नेम जो है वो है इक्वल फुटिंग। अच्छा जी, इक्वल फुटिंग आप देखोगे कि इसका जो एक होता है अपर मीनिंग और एक होता है इनर मीनिंग, ठीक है। तो अगर हम इसको अपर मीनिंग इसका देखें जो कि लफ्ज़ी मायनी है, जो कि हमें देखते ही पता चल जाता है या सुनते ही, जैसे कि इक्वल मतलब के बराबर, इक्वल बराबर, फुटिंग फुट से यानी कि पाँव पैर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इक्वल मीनिंग्स। जो भी हमारा चैप्टर है इक्वल फुटिंग, उसका मीनिंग जो है वो ये हो गया लफ्ज़ी मायनी। लेकिन अगर हम इसका इनर मीनिंग देखें या सिंबॉलिक मीनिंग देखें, सिंबॉलिकली क्या मीनिंग रखता है ये टाइटल। अब इस टाइटल का जो नेम है चैप्टर का इक्वल फुटिंग, उसका जो इनर मीनिंग है जो कि एक और सिंबॉलिक मीनिंग रखता है वो ये है कि बराबरी के हकूक़ मिलना, ठीक है, या अपना आप मनवाना, अपनी विल पावर से अपने आप को साबित कदम रखना, अपने आप को साबित करना, अपने आप को मनवाना, ठीक है, और दूसरे के बराबर जो है अपनी विल पावर से अपने आप को साबित करना। तो इस चैप्टर को इसमें जो स्टोरी है वो है विल्मा रुडोल्फ की। जो हमारा मेन करैक्टर है वो है विल्मा रुडोल्फ। उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह जो है वो अपना इक्वल फुटिंग साबित करेगी, अपना आप मनवाएगी अपनी विल पावर से, और कैसे जैसे जैसे हम स्टोरी पढ़ते जाएंगे हमें पता चलेगा कि किस तरह उसने अपना आप मनवाया, अपना आप उसने साबित किया, ठीक है, अपनी विल पावर से। लेकिन उससे पहले हम ये भी देखेंगे, आप लोगों को पता होगा, जानना ज़रूरी है कि बहुत सारी इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अल्लाह ताला ने उनको जो है वो पूरी तरह मुकम्मल नहीं बनाया होता, यानी उनमें कोई ना कोई फ़िज़िकल डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, यानी जिस्मानी कमज़ोरी। फ़िज़िकल डिसेबिलिटी मतलब जिस्मानी कह लो कमी या कमज़ोरी, ठीक है, यानी अल्लाह ताला उनके जिस्म में कोई ना कोई कमी रखते हैं। जैसे आप देखोगे कि देयर आर सम पीपल हु कांट वॉक एंड देयर आर सम पीपल हु कांट सी, हु कांट हेयर। बहुत सारे लोग हैं कुछ सुन नहीं सकते, ठीक है, जो बहरे होते हैं, गूंगे होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं ना, वो उनके अंदर फिज़िकल डिसेबिलिटी होती है ये, ठीक है। लेकिन उसी तरह अगर हम देखें तो वो लोग अगर तो अल्लाह ताला ने उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो नहीं कर सकते जैसे आम लोग कर सकते हैं, बट दे आर कैपेबल ऑफ मैनी अदर अमेजिंग थिंग्स। लेकिन वो दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा कैपेबल होते हैं, काबिल होते हैं, अल्लाह ताला ने उनको काबिलियत से नवाजा होता है बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें करने के, ठीक है। यानी अगर एक अल्लाह ताला ने एक तरफ से उनके अंदर कमी रखी है ना, तो दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने उनको और ज़्यादा कैपेबल बना दिया है, ज़हनी तौर पर उनको और ज़्यादा ज़हीन कर दिया है कि वो अपना आप जो है वो मनवाते हैं, अपनी वो उस कमी को पूरा करते हैं, ठीक है।
तो इसी तरह देखेंगे आज के इस स्टोरी में किस तरह जो हमारी जो स्टोरी का जो करैक्टर है विल्मा रुडोल्फ, वो किस फिज़िकल डिसेबिलिटी थी, उनको क्या थी फिज़िकल डिसेबिलिटी, और किस तरह उन्होंने अपना मनवाया अपनी विल पावर से, यानी अपनी जो कुव्वत से, जहनी कुव्वत से उन्होंने किस तरह अपने आप को जो है वो साबित किया और किस तरह वो नॉर्मल लोगों में शामिल हुई। तो आइए हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ्स मैंने आपको पहले भी बता दिए, इधर इस आज के लेक्चर में हम करेंगे और नेक्स्ट हाफ रीडिंग जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द रोम ओलंपिक्स 1960, 1960 में जो रोम ओलंपिक्स हुई। अब ओलंपिक्स गेम्स होती हैं, ये खेल है, नाम है खेल का, और रोम में ये हुई थी। आर 20 years ओल्ड अमेरिकन एथलीट, 20 ईयर यानी 20 साल की ओल्ड, 20 ईयर ओल्ड यानी 20 साल की अमेरिकन एथलीट, अमेरिकन खिलाड़ी विल्मा रुडोल्फ, विल्मा रुडोल्फ उनका नाम था, करैक्टर का, हमारे स्टोरी के करैक्टर का नाम है विल्मा रुडोल्फ। हैड वोन 3 गोल्ड मेडल्स, इसने 3 गोल्ड मेडलिस्ट थी, इसने 3 जो थे वो गोल्ड मेडल जीते थे इन 100 मीटर, 200 मीटर एंड द 400 मीटर रिले। रिले मतलब रैली, जैसे ग्रुप में भी दौड़ होती है 4 लोगों की, एक तो 100 मीटर की दौड़ होती है, 100 मीटर की, 200 मीटर की और 400 मीटर की, ठीक है। तो 100 और 200 मीटर में भी जो है वो आसान है दौड़ना, लेकिन 400 मीटर की दौड़ जो है वो मुश्किल होती है। वो पूरे अपनी रैंक में जो है वो आपने देखा होगा ओलंपिक्स गेम्स में किस तरह वो जो गुलाई में जो है वो प्लेयर, जो खिलाड़ी है, एथलीट जो है वो भागता है, ठीक है, अपनी रेस पूरी करता है। तो ये 1960 में जो रोम ओलंपिक्स हुई थी उसमें 20 साल की अमेरिकन एथलीट खिलाड़ी विल्मा रुडोल्फ ने 3 गोल्ड मेडल्स जीते। किस में जीते? 100 मीटर रेस में, 200 मीटर की रेस में और 400 मीटर की रेस में, दौड़ में, ठीक है। रिकॉर्ड्स लाइक दिस आर सेट रेगुलरली एट द ओलंपिक्स। अब ये इतना आसान काम नहीं है कि हर साल रेगुलरली, मतलब बाकायदगी से उसने जो अपने ये रिकॉर्ड कायम करना शुरू कर दिए, ठीक है, उसने बाकायदगी से कायम करना शुरू कर दिए, रिकॉर्ड जीतना उसने शुरू कर दिया ओलंपिक्स में। बट दिस वॉज नो ऑर्डिनरी रिकॉर्ड, लेकिन ये कोई आम रिकॉर्ड नहीं था। एंड विल्मा वॉज नॉट जस्ट अनदर गिफ्टेड स्पोर्ट्स पर्सन, और वो गिफ्टेड स्पोर्ट्स पर्सन नहीं थी आम दूसरे लोगों की तरह, और ना ही ये आम रिकॉर्ड था जो उसने कायम किया, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि किस तरह एक 20 साल की लड़की, अमेरिकन एथलीट जो कि खिलाड़ी अमेरिकन विल्मा रुडोल्फ ने किस तरह 3 गोल्ड मेडल जीते, किन किन रेसों में, 100, 200 और 400 मीटर रिले में। और रिकॉर्ड्स लाइक दिस आर सेट रेगुलरली एट द ओलंपिक्स, और इस तरह के रिकॉर्ड्स जो हैं, रिकॉर्ड्स लाइक दिस, इस तरह के आर सेट कायम किए रेगुलरली, बाकायदगी एट द ओलंपिक्स गेम्स में। बट दिस वॉज नो ऑर्डिनरी रिकॉर्ड, ये आम रिकॉर्ड नहीं था, ठीक है, और ना ही विल्मा जो थी वो जस्ट अनदर गिफ्टेड स्पोर्ट्स पर्सन के गिफ्टेड स्पोर्ट्स पर्सन नहीं थी, मतलब कि जो अल्लाह ताला की तरफ से जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उस तरह की वो आम नहीं थी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। 20 years before that day in Rome, Wilma had been born into a poor Afro-American family. अच्छा जी, 20 years before, 20 साल पहले, that day in Rome, रोम के उस दिन, विल्मा हैड बीन बोर्न, विल्मा जो थी वो पैदा हुई थी इनटू आ पुअर एफ्रो अमेरिकन फैमिली, यानी वो एक गरीब अमेरिकन जो अमेरिकी फैमिली थी, ख़ानदान में
गरीब ख़ानदान में पैदा हुई। शी वॉज द 17th ऑफ 19 चिल्ड्रन। अच्छा जी, अब वो 19 बच्चों में से 17वें यानी 17 नंबर पर थी, 17वें नंबर पर थी। विल्मा लेटर जोक दैट शी बिगन हर ट्रेनिंग एज एन एथलीट वेरी अर्ली इन लाइफ। अच्छा जी, विल्मा ने लेटर जोक यानी दैट शी बिगन हर ट्रेनिंग एज एन एथलीट वेरी अर्ली इन लाइफ, यानी कि ये सबसे बड़ा जो था उसकी ज़िंदगी में एक था, कह लें कि चैलेंज, कि उसने अपनी अर्ली एज में ही जो है वो स्टार्ट कर दी थी, बिगन शुरू की थी ट्रेनिंग एज एन एथलीट, यानी एथलीट मतलब कि जो रेसेस और खिलाड़ी, ठीक है, के तौर पर उसने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी वेरी अर्ली इन लाइफ, अपनी ज़िंदगी में बहुत पहले। शी हैड टू रन फास्ट टू गेट टू द डाइनिंग टेबल फर्स्ट। अच्छा, अब ये एक मज़े की बात है, यानी जोक ले लें इसको एज आ, या आयरनी ही है इसमें कि किस तरह उसने, थोड़ा सा ह्यूमर भी आप कह सकते हो, यानी थोड़ी मज़ाहिया टच है इस स्टोरी में, इस तरह कि उसने एथलीट की ट्रेनिंग कैसे अपनी शुरू वाली ज़िंदगी में कैसे शुरू कर ली थी कि वो शी हैड टू रन फास्ट, उसे तेज़ भागना होता था, टू गेट द डाइनिंग टेबल फर्स्ट, यानी खाने की टेबल पर सबसे पहले पहुंचना होता था उसने, ठीक है। तो यहीं से उसने अपना आगाज़ कर लिया था अपनी ट्रेनिंग का एज एन एथलीट, ठीक है। अ प्रीमैच्योर बेबी विल्मा रिमेन्ड अ वीक एंड सिकली चाइल्ड। अच्छा जी, अब वो प्रीमैच्योर बेबी थी, मतलब कि प्रीमैच्योर बेबी उसको कहते हैं अ बेबी दैट इज़ बोर्न बिफोर इट इज़ फुली डिवेल्प, यानी कि मतलब वक्त से पहले जो बच्चा पैदा हो जाता है उसको प्रीमैच्योर बेबी कहते हैं, और इसलिए वो बच्चा जो है वो छोटा भी रह जाता है कभी कभार और कमज़ोर होता है, ठीक है। तो इस वजह से विल्मा रही अ वीक एंड सिकली चाइल्ड, कमज़ोर एंड सिकली बीमार चाइल्ड, बच्चा, यानी कि एक प्रीमैच्योर बर्थ की वजह से विल्मा एक कमज़ोर और बीमार बच्चा रही। बट देयर वॉज वर्स टू कम, शी फेल इल अगेन, लेकिन बहुत बुरा तब हुआ, बट देयर वॉज वर्स टू कम, यानी वर्स मतलब बुरा, बहुत बुरा होना, तब हुआ व्हेन शी फेल इल अगेन, कि वो दोबारा से बीमार पड़ गई। दिस टाइम शी हैड पोलियो, डबल निमोनिया एंड स्कारलेट फीवर। अच्छा जी, इस टाइम उसको क्या हुआ, किस बीमारी ने या किन 3 बीमारियों ने उस पर अटैक किया। एक तो उसको पोलियो का मसला, पोलियो हो गया, ठीक है, डबल निमोनिया एंड स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर कहते हैं लाल बुखार, जैसे जिसमें आपके जिस्म और गले में सोजिश भी साथ होती है, ठीक है, तो लाल लाल जो है वो निशान भी आपके पड़ते हैं, ठीक है। तो वो इन बीमारियों ने उस पर अटैक किया। विल्मा लॉस्ट द यूज़ ऑफ हर लेग, ठीक है, वेरी बैड। उसके साथ क्या हादसा हुआ कि एक तो वो पहले ही प्रीमैच्योर बर्थ में मतलब के बेबी थी, और दूसरा दोबारा उसके साथ जो था वो शुरू से ही एक कमज़ोर और बीमार बच्चा थी, लेकिन बहुत बुरा हुआ उसके साथ, जैसे जब वो दोबारा बीमार हो गई, यानी दोबारा ज़्यादा बीमार हो गई। अच्छा, इधर 2 वर्ड हैं, सिक और इल। सिक में दोनों का मतलब बीमारी ही होता है, बीमार होना, लेकिन सिक जो होता है वो ज़रा थोड़े लेवल का बीमार होता है बंदा, यानी कि थोड़ा ज़रा बीमार होना, ठीक है। लेकिन जो इल है वो ज़्यादा बीमारी का शिकार होना, उसका मतलब ये है, ठीक है। दिस टाइम शी हैड पोलियो, डबल निमोनिया एंड स्कारलेट फीवर। ये 3 बीमारियों ने जब उस पर अटैक किया तो विल्मा के साथ क्या हादसा पेश आया,
उसका जो था वो क्या लॉस्ट हुआ, द यूज़ ऑफ हर लेग, उसकी टांग का इस्तेमाल जो था वो ख़त्म हो गया, उसने खो दिया अपनी टांग को। शी वॉज जस्ट 4 years old, तब वो सिर्फ 4 साल की थी। शी वॉज जस्ट 4 years old, तो उसने अपनी टांग का इस्तेमाल खो दिया। नेक्स्ट जो है हमारा 3rd पैराग्राफ है, शी ले इन बेड फॉर 2 years, वो बेड पर पड़ी रही 2 साल तक तकरीबन, ठीक है। यानी अब जाहिर सी बात है, एक तो पहले ही वो वीक बच्ची थी, फिर उसके ऊपर उसको बीमारियों ने अटैक किया, और फिर टांग का भी मसला जो कि उसने इस्तेमाल करने से रह गई, तो जिसकी वजह से शी ले इन बेड फॉर 2 years, वो बेड पर पड़ी रही 2 साल। देन फिर स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, विद द हेल्प ऑफ ब्रेसिस। अच्छा जी, ब्रेसिस कहते हैं ये लोहे की तार सी होती है, और ये दांतों के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं और टांगों के लिए भी, जकड़ने के लिए उनको। यानी जैसे बाज़ औक़ात आप लोगों के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं टीथ ख़राब हो जाते हैं, आगे पीछे जो है निकल आते हैं या ऊंचे होते हैं, तो उनको बराबर करने के लिए वो आला सा होता है, एक तार सी होती है जो कि लगवाई जाती है, उसको ब्रेसिस कहते हैं, ठीक है। इसी तरह टांगों के लिए भी ये ब्रेसिस होती है जो कि मेटल की होती है, सपोर्ट देने के लिए फिक्स कर दी जाती है टू द लेग इन ऑर्डर टू गिव देम स्ट्रेंथ, यानी ताकत देने के लिए, ठीक है। उसको जो है वो मेटल की वो होती है, उसको फिक्स कर दिया जाता है ताकि वो जो है उसको ताकत मिले उस बंदे को, जिसके टांग पे भी ये फिक्स की जाती हैं ब्रेसिस। तो आहिस्ता आहिस्ता विद द हेल्प ऑफ ब्रेसिस शी लर्न टू वॉक अगेन, उसने सीखा चलना अगेन, यानी उसने अपनी एक तो उसने विल पावर बहुत अहम है स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा। जब आप बीमार हैं या आपको कोई भी मसला है, तो वो बीमारी तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ती जब तक आप खुद नहीं चाहते, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो विल्मा के साथ कितना बुरा और कितना बड़ा हादसा पेश आया है, लेकिन फिर भी उसने सब्र किया और 2 साल पड़ी रही बेड पे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने चलना सीखा विद द हेल्प ऑफ ब्रेसिस, ठीक है। ब्रेसिस के साथ उसने चलना सीखा। द इंटायर रिडोल्फ फैमिली हेल्प्ड हर। अच्छा जी, फिर जो पूरी फैमिली थी, मुकम्मल उनका जो पूरी फैमिली जो थी रिडोल्फ की, उसने मदद की उसकी, ठीक है। पूरे ख़ानदान ने उसकी हेल्प की। They followed the doctor's advice to massage her legs and gave her 4 rubs daily. अच्छा जी, एक तो इंसान की अपनी विल पावर बहुत अहम है, फिर आपके अपनों का साथ भी बहुत अहम है। तो किस तरह विल्मा रिडोल्फ की जो फैमिली थी उसने भी किस तरह उसकी मदद की कि उनका जो है उसकी विल्मा के डॉक्टर की जो भी नसीहत थी, एडवाइस मतलब नसीहत, उसकी एडवाइस को फॉलो किया, अमल किया, और वो एडवाइस क्या थी, मसाज करने की, ठीक है। हर लेग्स, उसकी टांगें, एंड गेव हर 4 रब्स डेली, तो यानी रोज़ जो है वो रोज़ाना 4 दफ़ा मलना उसकी टांगों को, जिसको उन्होंने फॉलो किया। स्लोली स्ट्रेंथ केम बैक इनटू हर लेग्स, आहिस्ता आहिस्ता जो ताकत थी वो उसकी टांगों में वापस आ गई। एंड विल्मा एक्सचेंज्ड हर ब्रेसेस फॉर एथ्रोपेडिक शूज़। अच्छा जी, विल्मा मतलब किस तरह उसने चेंज कर लिया, अपनी आहिस्ता आहिस्ता ताकत उसकी टांगों में आ गई, और विल्मा ने ब्रेसेस यानी रिप्लेस किया, ब्रेसेस को तबादला कर लिया किसके साथ, एथ्रोपेडिक शूज़ के साथ, जो कि स्पेशली शूज़ होते हैं टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द लेग्स, यानी कि ये स्पेशल शूज़ होते हैं जो कि लेग्स को ताकत देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सून, जल्द ही, शी वॉज फिट इनफ टू ज्वाइन हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑन द बास्केटबॉल कोर्ट। जल्द ही शी वॉज फिट इनफ, वो काफ़ी हद तक जो थी वो फिट आ गई, यानी उसने अपने आप को इस काबिल बना लिया, टू ज्वाइन हर
साथ देने के लिए अपने बहन भाइयों का ऑन दी बास्केटबॉल कोर्ट, यानी बास्केटबॉल में जो भी वो गेम अपने सारे मिलके बहन भाई खेलते थे उस खेल में अपने आप को उसने फिट कर लिया, ज्वाइन कर लिया उसने। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की चैप्टर नंबर 5 के बुक पेज नंबर 60। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी जो कि हमने 3 पैराग्राफ्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट बुक पेज नंबर जो 61 पे जो रिमेनिंग स्टोरी है वो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 21 में मिलेगी आपको। और ओके स्टूडेंट्स, फ़ी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।